हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मानव के पाचन तंत्र के अंदर पिछले लेक्चर में हमने जिस संरचना मुख गुहा के बारे में पढ़ा था, मुख गुहा में एक स्ट्रक्चर पाई जा रही है पैलेट या तालु, उसके बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम जो थर्ड स्ट्रक्चर, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मुख गुहा के अंदर पाई जाती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे और उस संरचना का नाम है जीभ। अब जीभ के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट ये एक पेशीय संरचना है, मसल से बनी हुई संरचना है, एक मजबूत पेशी से बनी हुई ये स्ट्रक्चर है। और ये हमारे जो पूरे बकल कैविटी है उसमें ऊपर की ओर भी मसल्स के द्वारा जुड़ी हुई है, नीचे की तरफ भी ये मसल्स के द्वारा जुड़ी हुई है। मुख गुहा के आधार भाग में पाई जाती है, जो बकल कैविटी है उसके आधार भाग में मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, जो मुख गुहा है उसके आधार भाग में उपस्थित होती है। मुख गुहा के नीचे की तरफ है तो मुख गुहा के आधार भाग में यह स्थित होगी। सेकंड, एक पेशीय संरचना है, पेशी से बनी हुई स्ट्रक्चर है, एक मजबूत पेशी से बनी हुई ये संरचना होती है। और इसे भी हमारे मुख गुहा में ऊपर की ओर जोड़ने के लिए कुछ मसल्स पाई जाती है, नीचे की ओर जोड़े रखने के लिए ग्रसनी वाले भाग में भी कुछ मसल्स इसमें या पेशियां इसके अंदर पाई जाती है। थर्ड, जीभ की जो स्ट्रक्चर है या संरचना है उसके अंदर, जैसे ये जीभ वाला भाग है हमारे मुख गुहा में, ये जीभ वाला हिस्सा है, तो इसमें जीभ वाले हिस्से में एक उल्टे बी आकार की संरचना पाई जाती है। इस उल्टी बी आकार की संरचना को सक्कस डिस्टेलिस कहते हैं। ये जो उल्टे बी आकार की संरचना पाई जा रही है इसे किस नाम से जाना जाता है, सक्कस डिस्टेलिस के नाम से इसे जाना जाता है। अब इस सक्कस डिस्टेलिस का काम क्या है, इस सक्कस डिस्टेलिस के द्वारा जीभ को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ये जीभ का अग्रभाग होता है, अग्रभाग के अंदर, और दूसरा कौन से भाग के अंदर इसके द्वारा डिवाइड किया जा रहा है, पश्च भाग के अंदर। अग्रभाग जो है उसे ऑरल पार्ट कहते हैं। ऑरल शब्द का मीनिंग होता है मुख से संबंधित भाग, मुंह से संबंधित भाग है। पश्च भाग जो है उसे ग्रसनीय भाग या फेरेंजियल पार्ट कहते हैं। ये ग्रसनी से संबंधित भाग है, इसे ग्रसनीय भाग के नाम से जाना जाता है। तो सक्कस डिस्टेलिस जीभ को दो भागों में विभाजित करती है, एक इसका ऑरल पार्ट होता है, एक फेरेंजियल पार्ट होता है। पीछे ग्रसनी के अंदर तक ये पाई जा रही है, वो ग्रसनीय पार्ट कहलाएगा। इसी सक्कस डिस्टेलिस के बिल्कुल टॉप पर या बिल्कुल ऊपर एक अवशेषी छिद्र पाया जाता है। इस अवशेषी छिद्र को फोरामेन के नाम से जाना जाता है। छिद्र जो होता है उसके लिए हम कौन सा शब्द काम में लेते हैं, फोरामेन। और ये फोरामेन यह रिप्रेजेंट करता है, यह दर्शाता है कि भ्रूणीय अवस्था में इस भाग से ही, जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो ये सक्कस डिस्टेलिस वाले भाग से ही थायराइड ग्रंथि की उत्पत्ति हुई है। जो थायराइड ग्लैंड है जो गले वाले भाग में पाई जा रही है, उसकी एक प्रकार से यह एक ओपनिंग होती है। भ्रूणीय अवस्था के अंदर इस भाग से थायराइड ग्रंथि उत्पन्न होगी। फोरामेन या फोरामेन ओवेलिस के नाम से इसे जाना जाता है। पूरा नाम इसका क्या है, फोरामेन ओवेलिस। तो फोरामेन ओवेलिस के नाम से इस छिद्र को जाना जाता है। फर्स्ट पार्ट ये सक्कस डिस्टेलिस। तो नेक्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट है हमारा, इसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर पाई जा रही है, एक सक्कस डिस्टेलिस संरचना इसके अंदर पाई जा रही है। काम क्या है इसका जीभ को दो भागों में विभाजित करना, जीभ को दो भागों में विभाजित करने का काम इस सक्कस डिस्टेलिस के द्वारा किया जाता है। पहले भाग को बोलेंगे हम, जीभ का फर्स्ट जो पार्ट होगा उसे बोला जाता है अग्रभाग, अग्रभाग या ओरल भाग। मुख से संबंधित भाग है इसलिए अग्रभाग या ओरल भाग बोला है। दूसरा जो पश्च भाग होगा, पश्च भाग को किस नाम से जाना जाता है, ग्रसनीय भाग। ये ग्रसनी में अंदर की तरफ जा रहा है, हमारा जो माउथ है उसमें अंदर की तरफ जा रहा है, ग्रसनी वाले भाग से जुड़ा रहेगा, इसे ग्रसनीय भाग बोलेंगे।
सक्कस डिस्टेलिस के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर फोरामेन ओवैलिस मिलता है, एक अवशेषी छिद्र पाया जा रहा है जो यह दर्शाता है कि भ्रूणीय अवस्था के अंदर इस जगह से ही थायराइड ग्लैंड की प्रोडक्शन होता है, थायराइड ग्लैंड उत्पन्न होती है। इसके बाद जीभ जो है हमारे नीचे की तरफ, यदि हम जीभ को ऊपर उठाकर देखेंगे तो एक तंतु के नुमा संरचना पाई जा रही है, जिससे नीचे जो मुख गुहा का फर्श है उससे जुड़ी हुई है। जीभ को ऊपर उठा के देखने पर जो एक फ्लैप तंतु के समान संरचना मिलती है उससे नीचे जुड़ी हुई है। उस संरचना को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेनुलम लिंगुअल के नाम से उस संरचना को जाना जाता है। जीभ को ऊपर उठाकर देखने पर नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर मिलेगी, जैसे ये जीभ वाला हिस्सा है हमारे माउथ के अंदर, तो ये नीचे की तरफ जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, इस संरचना को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेनुलम लिंगुअल के नाम से इस संरचना को जाना जाता है। इसके बाद जो जीभ जो स्ट्रक्चर है उस पर अनेक उभार पाए जाते हैं, उन उभारों को पेपिली कहते हैं। जीभ पर पाए जाने वाले जो उभार हैं उन उभारों को किस नाम से जाना जाता है? पेपिली। इस तरह के उभार होंगे, इस तरह के उभार मिलेंगे, यहाँ पर उभार पाए जाएंगे, इस जगह पर उभार मिलेंगे, यहाँ पर उभार मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के उभार यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इन उभारों को पेपिली के नाम से जाना जाता है। ये जो उभार हमको दिखाई दे रहे हैं ये उभार क्या कहलाते हैं? पेपिली। अब पेपिली जो संरचना है, इस संरचना के अंदर ही स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं, और स्वाद कलिकाएं जो है ऐसी संरचनाएं हैं जिनके द्वारा हमें भोजन के स्वाद की जानकारी प्राप्त होती है। भोजन का टेस्ट किस प्रकार का है, भोजन का स्वाद किस प्रकार का है, उसकी जानकारी इन स्वाद कलिकाओं या टेस्ट बड्स के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो भोजन के स्वाद की जानकारी जीभ के द्वारा प्राप्त होगी। जीभ में टेस्ट बड्स पाए जा रहे हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जा रही है, उनसे जानकारी होगी। पेपिली की स्ट्रक्चर को यदि हम देखें, इस उभार को बड़ा करके, ये पेपिली है। इस पेपिली के अंदर स्वाद कलिकाएं पाई जा रही है, ये जैसे स्वाद कलिका है। ये स्वाद कलिका जो है नीचे की तरफ नर्व से जुड़ी हुई है। नीचे की तरफ ये किससे जुड़ी रहती है? तंत्रिकाओं से जुड़ी रहती है। ये उभार है पेपिली, पेपिली के अंदर स्वाद कलिका टेस्ट बड मिल रही है, ये स्वाद कलिका है, स्वाद कलिका। और ये जो है ये उभार क्या है? पेपिली है। पेपिली के अंदर स्वाद कलिकाएं, गस्टेटरी सेल्स इनके अंदर पाई जाती है। उन गस्टेटरी सेल्स गस्टेटरी हेयर्स से जुड़ी रहती है। वो गस्टेटरी हेयर्स किससे जुड़े रहते हैं? नीचे नर्व से। और इन नर्व या तंत्रिकाओं के द्वारा हमें स्वाद की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जीभ स्वाद का ज्ञान कराने में सहायक होती है। इसके बाद जीभ के डिफरेंट पार्ट डिफरेंट स्वाद की जानकारी देते हैं। जैसे जीभ वाला जो हिस्सा है हमारा, ये जीभ वाला पार्ट। अब इसका सबसे अगला हिस्सा जो है, सबसे अगला जो ये पार्ट पाया जा रहा है, ये हिस्सा, इस हिस्से से हमें मीठे स्वाद की जानकारी होती है। मीठे स्वाद का पता जो है जीभ के सबसे अगले हिस्से से लगता है। वहां पर जो टेस्ट बड पाई जा रही है, पेपिली पाई जा रही है, उनसे मीठे स्वाद की जानकारी प्राप्त होगी। ये साइड वाले जो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, इन साइड वाले हिस्सों से नमकीन स्वाद की जानकारी प्राप्त होती है। आगे वाले हिस्से में जो किनारे वाले हिस्से हैं जीभ के, उन किनारे वाले हिस्सों से नमकीन स्वाद की जानकारी होगी। जीभ का जो पिछला हिस्सा है, इस पिछले हिस्से से, ये जो पिछला हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, इस पिछले हिस्से से कड़वे स्वाद की जानकारी प्राप्त होती है। इससे कड़वे स्वाद का हमें पता चलता है। और पिछले हिस्से में जो साइड वाले हिस्से हैं, ये साइड वाला जो हिस्सा ये है, ये साइड वाला हिस्सा ये है, इससे हमें खट्टे स्वाद की जानकारी प्राप्त होती है। तो 4 प्रकार के टेस्ट है जो जीभ के माध्यम से हमें पता चलते हैं। जीभ पर जो स्वाद कलिकाएं पाई जा रही है उनके माध्यम से हमें पता चलेंगे। अगला हिस्सा जीभ का जो है मीठे स्वाद की जानकारी प्रदान करता है। साइड वाला हिस्सा जो है अगले हिस्से में, वो कौन से स्वाद की जानकारी प्रदान करता है? नमकीन की। लास्ट जो हिस्सा है जीभ का कड़वे स्वाद के बारे में बताता है, और साइड वाले हिस्से जो है लास्ट में, वो खट्टे स्वाद की जानकारी प्रदान करते हैं। अब ध्यान ये रखना है, बीच में, जीभ के बीच वाले भाग में कोई स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती है।
तो जीभ का जो बीच वाला स्वाद है वो किसी भी प्रकार के स्वाद की जानकारी हमें नहीं देता है। कई बार हम जब टैबलेट लेते हैं, कड़वी टैबलेट जो होती है, जैसे कुनैन मलेरिया की टैबलेट है, कड़वी होती है, हमारा सीधा सा तरीका होता है कि हम उस टैबलेट को जीभ के सबसे पिछले भाग में रख लेते हैं, जबकि हमें पता है कि कड़वा स्वाद हमें पिछले भाग से पता चलता है। हमें सोचते हैं कि जो टैबलेट है उसको पीछे रख लेंगे, आसानी से उसको निगल जाएंगे, लेकिन पिछले भाग पर रखते ही वो कड़वा स्वाद हमें पता चलता है और कई बार वॉमिटिंग हो जाती है। तो जो कड़वी दवाइयाँ हैं उनको लेने का सबसे सही तरीका ये है, कड़वी दवाइयों को जीभ के बीच वाले भाग में रखना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो इनके द्वारा हमें स्वाद कलिकाओं की जानकारी होगी, किस स्थान से किसकी जानकारी होती है वो चीजें याद रखनी है। अगला हिस्सा जो है मीठे स्वाद की जानकारी प्रदान करता है, साइड वाला हिस्सा जो है अगले हिस्से में वो नमकीन स्वाद की, बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा कड़वे स्वाद के बारे में बताता है, और पीछे वाले हिस्से में जो साइड वाले हिस्से हैं वो खट्टे स्वाद की जानकारी हमें प्रदान करेंगे। इसके बाद जीभ के कौन कौन से काम है, जीभ के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। सबसे फर्स्ट जो काम जीभ के द्वारा किया जाता है यह भोजन में लार मिलाने में सहायक है। जब भोजन हम मुंह के अंदर रखते हैं तो ये जीभ की सहायता से इसमें भोजन में लार मिलाने में यह क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। दूसरा, भोजन को तोड़ने में सहायक है। जीभ के ऊपर ही हम भोजन को रखेंगे, फूड पार्टिकल को, और दांतों की सहायता से उसे तोड़ा जाएगा। एक मैंने हार्ड पैलेट बताया था, जो कठोर तालु होता है उस वाले हिस्से से भी भोजन को पकड़ के रखा जाता है, उस वाले हिस्से से भी उसको एक जगह पर रखा जाता है जिससे भोजन को आसानी से तोड़ा जा सके। तीसरा, जीभ द्वारा दांतों की सफाई की जाती है। जीभ द्वारा दांतों की सफाई की जाती है। दांतों की सफाई करने में भी जीभ सहायक है। अब हमारे अंदर तो क्या है, हम लोग रोज टूथब्रश करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है, जंतु है, वो किसी प्रकार से कोई टूथब्रश नहीं करते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, इनके पास कोई टूथब्रश होता नहीं है कि वो दांतों को साफ कर सके। इसलिए ये जंतु क्या करते हैं, जीभ की सहायता से या जीभ की हेल्प से ही अपने दांतों को साफ करते हैं। हम ह्यूमन या मनुष्य थोड़ा डेवलप है, इसलिए उसने टूथब्रश का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। बाकी दांतों की सफाई किसके द्वारा भी संपन्न की जाती है, जीभ के द्वारा भी संपन्न की जाती है। फोर्थ, जीभ से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है, स्वाद की जानकारी भी हमें जीभ से प्राप्त होती है। जो टेस्ट है उसकी जानकारी भी हमें किससे प्राप्त होगी, जीभ से प्राप्त होगी। भोजन का जो स्वाद है उस स्वाद के बारे में हमें जीभ से पता चलता है। तो ये बक्कल कैविटी या मुख गुहा के अंदर पाया जाने वाला भाग है। पहला हमने पढ़ा था तालु भाग, जिसको दो भागों में बांटा था, कठोर तालु और कोमल तालु। इसके बाद दूसरा भाग जो है, जो बक्कल कैविटी या मुख गुहा में पाया जा रहा है, वो है जीभ। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मुख गुहा के आधार में स्थित है, बक्कल कैविटी है उसके नीचे पाई जा रही है। पेशीय संरचना है, मजबूत पेशी होती है, आसानी से इसको अलग नहीं किया जा सकता है, नीचे की तरफ जुड़ी हुई है, ऊपर की तरफ भी इसमें कुछ जॉइंट्स पाए जा रहे हैं जिनके द्वारा ये पीछे की तरफ गले वाले भाग में अंदर की तरफ जुड़ी हुई है। सक्कस डिस्टेलिस क्या होता है, जीभ पर पाई जाने वाली उल्टी वी शेप की स्ट्रक्चर है। जीभ को दो भागों में विभाजित करता है, अग्र भाग में, पश्च भाग में। अग्र भाग को ओरल पार्ट, पिछले भाग को पश्च को किस नाम से जाना जाता है, ग्रसनीय भाग के नाम से। दो भागों के अंदर इसको डिवाइड करेगा। सक्कस डिस्टेलिस पर एक छिद्र मिलता है जिसे फोरामेन ओवलिस कहते हैं। फोरामेन ओवलिस एक अवशेषी छिद्र है जो यह दर्शाता है कि भ्रूणीय अवस्था में इस स्थान से ही किसका विकास होता है, थायराइड ग्लैंड का या थायराइड ग्रंथि का विकास होता है। फिर फ्रेनुअम लिंगुअल क्या है, जीभ को हम ऊपर उठा के देखेंगे, नीचे की तरफ जीभ जिस संरचना से जुड़ी हुई है उस स्ट्रक्चर को फ्रेनुअम लिंगुअल कहते हैं। जीभ पर अनेक उभार पाए जाते हैं जिन्हें पैपिली कहते हैं। पैपिली जो है, पैपिली संरचना के अंदर कौन सी कलिकाएं मिलती है, स्वाद कलिकाएं। इनमें गस्टेटरी एयर मिलते हैं, गस्टेटरी सेल्स मिलेगी जो नीचे नर्व से जुड़ी हुई है, और इनके द्वारा हमें स्वाद की जानकारी प्राप्त होती है। अग्रभाग मीठे स्वाद की जानकारी देता है, साइड वाले भाग नमकीन स्वाद के बारे में नॉलेज देते हैं, पिछला भाग कड़वे स्वाद को बताता है, और पिछले में जो साइड वाले भाग हैं वो किसके बारे में बताते हैं, खट्टे स्वाद के बारे में बताते हैं।
बीच वाले भाग में जीभ में कोई भी टेस्ट बड नहीं पाई जाती है। काम क्या है, भोजन में लार मिलाने में सहायक है, भोजन को तोड़ने में सहायक है, इसी पर रखकर दांतों की सहायता से तोड़ा जाता है, दांतों की सफाई के अंदर जीभ सहायक है, और जो स्वाद है, भोजन के स्वाद की जानकारी हमें जीभ से प्राप्त होती है। तो ये जीभ स्ट्रक्चर है जो हमारी बकल कैविटी के अंदर पाई जाती है। इसके बाद मुख गुहा के अंदर जो नेक्स्ट संरचना पाई जाएगी उसे टीथ या दांत कहा जाता है। यानी मुख गुहा में पाया जाने वाली अगली संरचना का नाम क्या है, टीथ या दांत। तो हमें नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें पढ़ना है वो क्या है, टीथ या फिर दांत के बारे में हमें इसके अंदर स्टडी करना है। तो टीथ के अंदर भी डिफरेंट पॉइंट्स है। जैसे टीथ जो है, मनुष्य के अंदर जो दांत है उसके अंदर 3 प्रमुख शब्द हम काम में लेते हैं। एक विषम दंती, दूसरा शब्द काम में लेते हैं गर्त दंती दांतों के लिए, तीसरा जो वर्ड काम में लेते हैं दांतों के लिए वो होता है द्विबार दंती। अब इन सबका मीनिंग हमको पढ़ना है, दांत की स्ट्रक्चर कैसी है, संरचना कैसी है, उसके बारे में हमें इसके अंदर स्टडी करना है। तो नेक्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट है हमारा दांत। अब दांत सबसे पहले एक कठोर स्ट्रक्चर है, दांत को टच करके हम देखेंगे तो कठोर स्ट्रक्चर है, दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं, भोजन को तोड़ने में, चबाने में इनके अंदर सहायक होते हैं, इन सारी प्रोसेस के अंदर ये सहायक होंगे। तो दांत के लिए जो बेसिकली 3 टर्म या शब्द काम में लिए जाते हैं, उन टर्म्स को सबसे पहले समझना है। सबसे पहला जो इनके लिए शब्द काम में लेते हैं, फर्स्ट वर्ड है गर्त दंती। अब गर्त दंती शब्द का मतलब क्या है कि जो मनुष्य के दांत है वो जबड़ों में उपस्थित जो गड्ढे हैं उनके अंदर पाए जा रहे हैं। जो दांत है, जबड़े के जो सॉकेट हैं, गड्ढे हैं, उनके अंदर उपस्थित है, इसलिए गर्त दंती के नाम से या गर्त दंती टर्म का यूज दांतों के लिए करते हैं। जबड़े हैं, जबड़े के अंदर सॉकेट या गड्ढा पाया जा रहा है, उस गड्ढे के अंदर दांत उपस्थित है, तो गर्त दंती शब्द इसके लिए काम में लेंगे। सेकंड वर्ड होता है द्विबार दंती, डाइफायोडोंट भी इसे बोला जाता है, द्विबार दंती के नाम से इसे जाना जाता है। तो द्विबार दंती क्या होता है, सेकेंड दांतों की जो विशेषता है द्विबार दंती इसलिए बोला गया है, मनुष्य के जीवन चक्र में 2 बार दांत आते हैं। पहली बार जो उत्पन्न दांत है उन्हें दूध के दांत कहते हैं। फर्स्ट बार जो दांत उत्पन्न होंगे उन्हें दूध के दांत या फिर किस नाम से जाना जाता है, अस्थायी दांत के नाम से उन्हें जाना जाता है, जो बच्चे के अंदर आते हैं। और दूसरी बार जो दांत उत्पन्न होंगे उन्हें स्थायी दांत के नाम से जाना जाता है। तो जीवन चक्र में 2 बार दांत आ रहे हैं, इसलिए द्विबार दंती शब्द का उपयोग किया जाता है। प्रथम बार उत्पन्न होने वाले दांत दूध के दांत होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं। उसके बाद दूसरी बार जो दांत आएंगे उन्हें स्थायी दांत या परमानेंट टीथ के नाम से उन्हें जाना जाता है। दूध के दांतों की संख्या जो बच्चे के अंदर है 20 होती है, और एक वयस्क मनुष्य में जो दांत पाए जा रहे हैं उनकी संख्या 32 होती है। इसके बाद तीसरी टर्म जो दांतों के लिए उपयोग में लेते हैं वह होती है विषम दंती। दांतों की जो अरेंजमेंट या व्यवस्था है वो कौन सा है, विषम दंती। और विषम दंती शब्द क्यों काम में लिया है, क्योंकि जो विषम मनुष्य के अंदर दांत हैं समान प्रकार के नहीं होते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले दांत 4 अलग अलग प्रकार के हैं। पहले वाले दांतों को बोला जाता है कृंतक, सेकंड टाइप के जो दांत होंगे उन्हें बोला जाता है रदनक, थर्ड टाइप के जो दांत होते हैं उन्हें बोला जाता है अग्रचवर्णक, और फोर्थ टाइप के जो दांत होंगे उन्हें किस नाम से जाना जाता है, चवर्णक के नाम से। अब इनका थोड़ा सा इंग्लिश टर्म भी हमें याद रखना है। जैसे कृंतक को बोला जाता है इंसीजर, रदनक को बोला जाता है कैनाइन, अग्रचवर्णक को बोला जाता है प्रीमोलर, और चवर्णक जो टीथ पाए जा रहे हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, मोलर। इंग्लिश में उन्हें मोलर बोलते हैं। ये वर्ड्स क्यों याद रखने हैं, क्योंकि जो डेंटल फॉर्मूला अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम इनके सिंबल यूज में लेंगे। आई इंसीजर या कृंतक है, सी रदनक है,
पी एम जहाँ काम में लेंगे उसका मतलब है अग्र चवर्णक, और एम जहाँ पर यूज में लेंगे उसका मतलब होता है चवर्णक या मोलर टीथ। काम क्या है इनका? कृंतक जो दांत है वो भोजन को काटने का काम करते हैं। हमारे सबसे आगे पाए जाने वाले दांत है भोजन को काटने का काम करेंगे। रदनक जो दांत है वो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और ये जो दांत है भोजन को चीरने फाड़ने का मतलब ये है, जो मांसाहारी जंतु है जब किसी जंतु का मांस खाते हैं तो उस जंतु को चीरते फाड़ते हैं, उनके अंदर ये विकसित रूप में मिलते हैं। अग्र चवर्णक और चवर्णक दोनों भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। ये दोनों भोजन को चबाने में क्या होंगे? सहायक होंगे। अब दांतों के अरेंजमेंट या व्यवस्था को हमारे जो माउथ कैविटी है उसके अंदर दांत किस प्रकार से अरेंज्ड है, किस प्रकार से व्यवस्थित है, उसे दर्शाने के लिए दंत सूत्र काम में लेते हैं। यानी दांतों का जो विन्यास पाया जा रहा है उसे दर्शाने के लिए एक सूत्र काम में लिया जाता है जिसे दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। अब दंत सूत्र की डेफिनेशन क्या हम बोल सकते हैं? दंत सूत्र जो है वो हमारे जो जबड़े हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, ऊपरी जबड़े के अर्धांश में, यानी ऊपरी जबड़े को भी आधे भाग में बांट देंगे तो वो अर्धांश है, निचले जबड़े के अर्धांश, निचले जबड़े को दो भागों में बांट दिया तो वो निचला जबड़े का अर्धांश है। तो एक अर्धांश में पाए जाने वाले दांतों की जो व्यवस्था है या अरेंजमेंट जो है उसे दर्शाने के लिए जो सूत्र काम में लिया जाता है उसे डेंटल फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। चारों प्रकार के दांत इसके अंदर काम में लिए जाएंगे। जैसे फर्स्ट तो आई का मतलब क्या है? कृंतक। दूसरे है सी, कैनाइन। अग्र चवर्णक के लिए कौन सा वर्ड काम में लेंगे? पीएम। और चवर्णक के लिए कौन सा वर्ड काम में लेते हैं? एम। अब इनमें जो वयस्क मनुष्य है, एडल्ट जो मनुष्य है जिसका पूरी तरह से डेवलपमेंट हो गया है, उनके अंदर एक अर्धांश में इनकी संख्या है 2, 1, 2, 3। यानी ये जबड़ा वाला हिस्सा है, इसे अपने ऊपर वाला जबड़ा लिया, ऊपर वाले जबड़े का भी आधा भाग कर दिया, तो आधे भाग के अंदर जो दांत है 2, 1, 2, 3। कृंतक की संख्या 2 है, रदनक की संख्या 1 है, अग्र चवर्णक की संख्या 2 है, चवर्णक की संख्या कितनी पाई जा रही है? 3 पाई जा रही है। अब आधे भाग में ये है, ये ऊपरी जबड़े के हो गए, निचले जबड़े के आधे भाग में भी यही नंबर मिलेंगे 2, 1, 2, 3। निचले जबड़े का आधा भाग है, अर्धांश में भी यही संख्या मिलेगी। और ऊपर पूरे जबड़े के अंदर या पूरी बकल कैविटी या मुखगुहा में कितने दांत पाए जा रहे हैं उसके लिए इसे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से, क्योंकि आधे भाग में मिल रहे हैं तो पूरा जो ऊपरी जबड़ा है उसके अंदर दांतों की संख्या इनकी क्या होगी? दुगनी। इसी तरह जो निचला जबड़ा है उसके अंदर दांतों की संख्या अर्धांश से क्या होगी? दुगनी होगी। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा? 4, 2, 4, 6 अपॉन 4, 2, 4, 6। यानी ऊपर वाले जबड़े के अंदर इन दांतों की संख्या इंसीजर कृंतक की है 4, रदनक की है 2, अग्र चवर्णक की 4 और चवर्णक की 6। इसी तरह निचले जबड़े में भी 4, 2, 4, 6 दांत पाए जा रहे हैं। इनका टोटल करेंगे 16 अपॉन 16, यानी 16 दांत ऊपरी जबड़े में पाए जा रहे हैं, 16 दांत निचले जबड़े में पाए जा रहे हैं। तो टोटल जो दांतों की संख्या है वो कितनी होती है? 32 होती है। तो वयस्क मनुष्य के अंदर यदि हम डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो डेंटल फॉर्मूला वयस्क मनुष्य का होता है 2, 1, 2, 3 अपॉन 2, 1, 2, 3। ये वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है 2, 1, 2, 3 अपॉन 2, 1, 2, 3। मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे के अंदर यदि हम इस डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो बच्चे में क्या होगा? 2, 1, 0, 2 अपॉन 2, 1, 0, 2। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2 से। अब बच्चे में याद रखना है, बच्चे के अंदर ये प्रीमोलर टीथ या अग्र चवर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं। जो बच्चे हैं, बच्चों के अंदर अग्र चवर्णक दांत अनुपस्थित होते हैं और जो चवर्णक दांत है वो संख्या में कितना कम होता है? 1 कम होता है। ये डिफरेंस दिख रहा है हमको, ये 2 है
ये 1 है। PM प्रीमोलर या अग्रचवर्णक एब्सेंट है इसलिए 0 0 लिख दिया। मोलर 2 2 है, यहाँ 3 थे वयस्क में, यहाँ 2 2 मिलेंगे। तो बच्चे में कौन से दांत एब्सेंट होते हैं? प्रीमोलर या अग्रचवर्णक दांत बच्चे में अनुपस्थित होंगे। इसको भी आगे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 4 2 0 4 पौन 4 2 0 4, 10 ऊपरी जबड़े में, 10 निचले जबड़े में। तो बच्चे के अंदर दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 20। बच्चे में जो दांत पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है? 20 पाई जाएगी। इसी तरह से 20 साल के मनुष्य के दांतों का यदि हम दंत सूत्र लिखें तो उसका क्या होता है? 20 साल का जो मनुष्य है उसके अंदर दांतों की संख्या होती है 28, क्योंकि एक जो मोलर या चवर्णक दांत है वो लगभग 30 वर्ष की आयु के बाद आता है। तो 20 वर्ष के मनुष्य के दंत सूत्र को हम लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 1, ये सेम रहेंगे। प्रीमोलर 2 रहेंगे, मोलर उसके अंदर कितने रहते हैं? 2, 2 1 2 2 बटे 2 1 2 2, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2 से। तो 20 साल का जो मनुष्य है उसके अंदर मोलर दांत 1 कम होता है, इसलिए हमने लिखा है 2 1 2 2 2 1 2 2। ये इंसीजर है दांत, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, और ये कौन से है? मोलर टीथ है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 4 4 4 2 4 4, 14 अपॉन 14। तो कितने टीथ 20 साल के मनुष्य के अंदर पाए जाएंगे? 28। 14 टीथ, 14 दांत ऊपरी जबड़े में पाए जाएंगे और 14 दांत निचले जबड़े के अंदर पाए जाएंगे। तो तीनों तरह के दंत सूत्र याद रखने हैं। ये वाला जो डेंटल फॉर्मूला है या दंत सूत्र है, ये किसका है? वयस्क मनुष्य का। ये किसका है? बच्चे का दंत सूत्र है। और ये वाला जो है 20 वर्ष की आयु का जो मनुष्य है, 20 वर्ष की आयु का जो मनुष्य है उसका दंत सूत्र है। तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है? जो बच्चा है उसके अंदर एक तो अग्रचवर्णक दांत नहीं मिलते हैं और चवर्णक दांत 1 कम पाया जाता है। 20 साल का जो मनुष्य है उसके अंदर 1 चवर्णक दांत एब्सेंट होता है, अर्धांश में 1 है, इसलिए पूरे जो भाग है उनके अंदर 4 भाग हो गए ना जबड़े के। अपने जबड़े को 2 भागों में बांटा, ऊपरी जबड़े को निचले को 2 में बांटा, 4 भाग है। तो पूरे जो मुख है उसके अंदर दांतों की संख्या कितनी कम हो जाती है? 4 दांत उनके अंदर कम मिलेंगे, इसलिए 20 वर्ष के मनुष्य में 28 दांत पाए जाते हैं। तो ये सिंपल सा 3 जो टर्म है दांतों के लिए जो यूज में ली जाती है उनके बारे में हमने स्टडी किया है। एक गर्त दंती है, एक द्विवार दंती है, एक विषम दंती है। गर्त दंती का मतलब है जो दांत है जबड़े के अंदर उपस्थित, गड्ढे में उपस्थित है, इसलिए गर्त दंती शब्द काम में लेते हैं। द्विवार दंती का मतलब है 2 बार दांत आते हैं। पहली बार उत्पन्न होने वाले दांत दूध के दांत है, संख्या 20 होगी। दूसरी बार उत्पन्न होने वाले दांत स्थायी दांत है। विषम दंती का मतलब है 4 अलग अलग प्रकार के पाए जा रहे हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक का काम काटना है, रदनक का काम चीरना फाड़ना है, अग्रचवर्णक और चवर्णक भोजन को चबाने के अंदर सहायक है। मांसाहारी जंतुओं में जो रदनक है वो विकसित होते हैं। अब मनुष्य के अंदर रदनक दांतों का पाया जाना ये दर्शाता है कि मनुष्य पूरी तरह से शाकाहारी नहीं है। जैसे खरगोश का एग्जाम्पल ले, खरगोश में रदनक दांत एब्सेंट है, इसलिए उनमें रदनक दांतों की जगह पर खाली जगह मिलेगी, और रदनक दांतों के स्थान पर खाली जगह जो पाई जा रही है उसके लिए डाइस्टेमा शब्द काम में लेते हैं। खरगोश के दांतों को देखेंगे तो उसमें रदनक दांत नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि रदनक चीरने फाड़ने का काम करते हैं। खरगोश एक शाकाहारी जंतु है, उसको मांस को चीरने फाड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या होता है उनके अंदर ये एब्सेंट है, खाली जगह मिलेगी। और रदनक दांतों की जगह में खाली स्थान मिल रहा है, उसको क्या बोला जाता है? डाइस्टेमा। अग्रचवर्णक, चवर्णक चबाने में सहायक है। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? हमारे जबड़े के ऊपरी जबड़े के अर्धांश में पाए जाने वाली दांतों की संख्या को जो दर्शाता है। ये ऊपरी जबड़े के अर्धांश के दांतों की संख्या है, निचले जबड़े के दांतों के अर्धांश की संख्या है, और टोटल जो दांतों की संख्या निकालनी है उसके लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वयस्क मनुष्य का डेंटल फॉर्मूला है 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई बाय 2। टोटल जो दांतों की संख्या है कितनी है? 32। बच्चे का डेंटल फॉर्मूला है 2102 अपॉन 2102 मल्टीप्लाई बाय 2। टोटल दांतों की संख्या 20।
20 वर्ष के मनुष्य का डेंटल फॉर्मूला है 2122 मल्टीप्लाई बाय 2। टोटल दांतों की संख्या कितनी होगी उसके अंदर? 28 होगी। तो दंत सूत्र के बारे में हमने इसके अंदर इस लेक्चर में स्टडी किया है। एक जीभ जो संरचना है उसके बारे में हमने इसके अंदर अध्ययन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दांत की जो स्ट्रक्चर या संरचना है, दांत किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन से भाग दांतों के अंदर पाए जाते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।